हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं बिहार टीजीटी पीजीटी एवं एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित महाकवि भास विरचित स्वप्नवासव दत्तम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों को बताऊँगी, जो संभावित परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं, उन्हीं की आज चर्चा होगी। तो आज मैं आप लोगों को स्वप्नवासव दत्तम की कहानी पूरा विस्तृत रूप से बताऊंगी, क्योंकि कहानी से भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो सही होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास। स्वप्नवासव दत्तम का संक्षिप्त कथानक। स्वप्नवासव दत्तम उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी का उत्तरार्ध भाग है। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। स्वप्नवासव दत्तम जो है कौन सा भाग है? तो उत्तरार्ध भाग है। और जो है प्रतिज्ञा योगंधरायण जो है वो पूर्वार्ध भाग है। स्वप्नवासव दत्तम उत्तरार्ध भाग है। तो पूर्वार्ध की घटना प्रतिज्ञा योगंधरायण नामक रूपक में वर्णित है, अतः पूर्व की घटना की जानकारी भी आवश्यक हो जाती है। पूर्व की घटना का सारांश इस प्रकार है। वत्सराज उदयन प्रद्योत की पुत्री वासव दत्ता का अपहरण कर उससे प्रेम विवाह कर लेते हैं। उदयन वासव दत्ता की सुंदरता पर इस प्रकार आसक्त हो जाता है कि वह राज्य से संबंधित प्रमुख कार्यों से भी विमुख हो जाता है। ये जो यहाँ से कहानी स्टार्ट हो रही है, ये प्रतिज्ञा योगंधरायण की कहानी स्टार्ट हो रही है। जो महाकवि भास ने नाटक लिखा है प्रतिज्ञा योगंधरायण, वहाँ की कहानी जो है स्टार्ट हो रही है पूर्वार्ध भाग की, अर्थात जो पहले की कहानी है, पहले की कहानी प्रतिज्ञा योगंधरायण में है, उसके बाद की कहानी जो है वो स्वप्नवासव दत्तम में है। तो पूर्वार्ध की कहानी बिना सुने आप लोग स्वप्नवासव दत्तम की कहानी नहीं समझ में आएगी, इसलिए कहानी यहाँ से शुरू हो रही है पूर्वार्ध भाग की। इसी का लाभ उठाकर आरुणि नामक उदयन का शत्रु, आरुणि कौन था? उदयन का शत्रु था, और प्रतिनायक पूछा जाएगा तो प्रतिनायक भी आरुणि ही था। उसके अधिकांश भूभाग को अधिकृत अर्थात कब्जा कर लेता है। इसी भूभाग को प्राप्त करने के लिए योगंधरायण नामक उदयन का मंत्री पूछा जाएगा। योगंधरायण कौन था? तो उदयन का मंत्री था। लावाड़क ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचता है। तो प्रश्न बनेगा, अग्निकांड का षड्यंत्र योगंधरायण ने किस ग्राम में रचा था? तो लावाड़क नामक ग्राम में अग्निकांड का षड्यंत्र रचा था। अब इसके बाद की घटना स्वप्नवासव दत्तम में वर्णित है। यहाँ तक की घटना जो है, जो षड्यंत्र योगंधरायण जो षड्यंत्र रचता है कि लावाड़क नामक ग्राम में आग लग गई है, यहाँ तक की घटना प्रतिज्ञा योगंधरायण में वर्णित है। अब जो है स्वप्नवासव दत्तम में जो कहानी है वो आप लोग देखिएगा। स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? तो 6 अंक हैं। यह प्रथम अंक की घटना है। मगध के राजा दर्शक एवं उनकी बहन पद्मावती के सेवकों द्वारा तपोवन के लोगों को जबरदस्ती हटाया जाना। तो पद्मावती जो है किसकी बहन थी? दर्शक की। यह प्रश्न बनेगा, पद्मावती किसकी बहन थी? तो राजा दर्शक की बहन थी। उज्जैनी की स्त्रियों के वेश में वासव दत्ता तथा मंत्री योगंधरायण वहीं पर आते हैं। कंचुकी राजपुरुषों को रोकता है कि वे अनायास ही वन के निवासियों को परेशान न करें। कंचुकी द्वारा योगंधरायण को पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती वन के आश्रम में निवास कर रही अपनी माता से मिलने आ रही हैं, इसीलिए वन प्रदेश खाली
कराया जा रहा है। तो प्रश्न बनेगा कि राजकुमारी पद्मावती किस अंक में अपनी माता से मिलने वन में गई थी? तो प्रथम अंक में ही गई थी। कहानी आप लोग अच्छे से सुनिएगा तभी, क्योंकि कहानी से ही आप लोग इस प्रश्न को सही कर पाएंगे किस अंक में क्या हुआ है। अब योगेंद्रायण मन में सोचता है कि यह वही राजकुमारी पद्मावती है जिनके बारे में पुष्पक और भद्र ज्योतिषियों ने बताया था कि वह उदयन की महारानी बनेंगी। अगला प्रश्न बनेगा कि कौन से ज्योतिष ने जो है भविष्यवाणी की थी कि रानी पद्मावती जो है उदयन की महारानी बनेंगी? तो ज्योतिषियों का नाम है, एक पुष्पक और भद्र नाम का ज्योतिष थे। राजकुमारी पद्मावती आश्रम में प्रवेश करती हैं और तापसी को प्रणाम करती हैं। राजा प्रद्योत का एक संदेशवाहक आता है। पद्मावती आश्रम के तपस्वियों को मनोनुकूल वस्तुओं को मांगने के लिए आमंत्रित करती हैं। योगेंद्रायण वासवदत्ता को अपनी बहन बताकर उसे पद्मावती के पास धरोहर रूप में रख देते हैं। वासवदत्ता सोचती है कि मैं अभागिन हूँ, किंतु आर्य योगेंद्रायण बिना किसी प्रयोजन के मुझे नहीं छोड़ेंगे। आश्रम में एक ब्रह्मचारी का प्रवेश होता है और योगेंद्रायण उससे उसका पता तथा उद्देश्य पूछता है। ब्रह्मचारी बताता है कि वह वत्स देश के लावाड़क ग्राम में वेद का अध्ययन करता है, लेकिन वत्सराज उदयन के शिकार खेलने के लिए जाने पर गांव में आग लग जाने से उनकी पत्नी वासवदत्ता जलकर मर गईं। अतः महाराज उदयन अत्यंत शोकग्रस्त हैं। तो प्रश्न बनेगा कि किस ग्राम में जो है ब्रह्मचारी बालक जो आया था, ब्रह्मचारी, वो किस ग्राम से था? तो लावाड़क नामक ग्राम से जो है वेद पढ़ने वाला ब्रह्मचारी था। ब्रह्मचारी कहता है कि रुम्णवान नामक मंत्री शोक संतप्त होते हुए भी उदयन की दिन रात सेवा कर रहा है। तो उदयन के मंत्री का क्या नाम था? रुम्णवान। जो उदयन की सेवा दिन रात कर रहा था वो उसका नाम रुम्णवान था। इसके बाद ब्रह्मचारी चला जाता है और योगेंद्रायण भी राजकुमारी पद्मावती के आदेश से चला जाता है। यहीं पे प्रथम अंक समाप्त हो जाता है। अब दूसरा अंक। प्रवेशक के माध्यम से पता चलता है कि राजकुमारी पद्मावती गेंद खेल रही हैं। वासवदत्ता द्वारा पद्मावती को महासेन की बधू कहने पर दासी बताती है कि राजकुमारी वत्सराज उदयन से विवाह करना चाहती हैं। धाय द्वारा सूचना मिलती है कि पद्मावती का विवाह वत्सराज उदयन के साथ सुनिश्चित हो गया है। अब यहाँ पे प्रश्न बनेगा, पद्मावती का विवाह किस अंक में सुनिश्चित हुआ था? तो दूसरे अंक में सुनिश्चित हुआ था। यहीं पे जो है दूसरा अंक समाप्त हो जाता है। अब तीसरा अंक शुरू होता है। राजप्रसाद का अंतःपुर विवाहोल्लास से व्याप्त है तथा वासवदत्ता अत्यंत चिंताग्रस्त हैं। दासी महारानी के आज्ञा अनुसार उच्च कुल में उत्पन्न वासवदत्ता से वरमाला गूंथने के लिए कहती है। वरमाला कौन गूंथ रही है? महारानी वासवदत्ता जो है गूंथ रही हैं वरमाला। तो प्रश्न बनेगा, वरमाला गूंथने का कार्य वासवदत्ता को किस अंक में दिया गया था? तो तीसरे अंक में दिया गया था। अब वासवदत्ता के पूछने पर दासी कहती है कि दूल्हा धनुष बाण से रहित साक्षात कामदेव लग रहा है।
वासवदत्ता सपत्नी मर्दन नामक औषधि माले में नहीं गूंथती हैं। तो यह वेरी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जो औषधि जो है वासवदत्ता माले में नहीं गूंथती थी उसका क्या नाम था? तो सपत्नी मर्दन। और अगला प्रश्न बनेगा, सपत्नी मर्दन नामक औषधि वासवदत्ता माले में नहीं गूंथती हैं, यह किस अंक में वर्णित है? तो तीसरे अंक में वर्णित है। तीसरा अंक यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब चौथा अंक शुरू होता है। विदूषक विवाह के शुभ अवसर पर अत्यंत खुश है। पद्मावती और वासवदत्ता प्रमद वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं। यह प्रश्न बनेगा, पद्मावती और वासवदत्ता किस वन में जाकर आपस में वार्तालाप करती हैं? तो प्रमद नामक वन में जाकर। उदयन और विदूषक भी प्रमद वन में जाते हैं। उदयन कहते हैं कि जब उज्जैनी में वासवदत्ता को देखा था तब कामदेव ने एक साथ 5 बाणों का प्रहार कर दिया था। अब पद्मावती को देखने पर कामदेव के पास छठा बाण कहाँ से आ गया? तो यह भी प्रश्न बनेगा, उदयन और विदूषक किस वन में जाते हैं? तो ये भी उदयन और विदूषक प्रमद वन में जाते हैं और पद्मावती और वासवदत्ता जो है ये भी प्रमद नामक वन में जाती हैं। तो दोनों प्रमद वन याद रखिएगा। अब पद्मावती और वासवदत्ता मालती माधवी लता कुंज में जाती हैं। किस लता कुंज का क्या नाम था? माधवी लता कुंज, क्योंकि वे दोनों महाराजा उदयन से छिपना चाहती हैं। पूछा जाएगा, पद्मावती और वासवदत्ता महाराजा उदयन से जब छुप रही थी तो किस कुंज में गई थी? तो माधवी लता कुंज था। और विदूषक के हठ पूर्वक पूछने पर उदयन बताता है कि वासवदत्ता उसको अधिक प्यारी थी। उदयन को कौन सबसे ज़्यादा प्यारी थी? तो वासवदत्ता सबसे ज़्यादा प्यारी थी। वासवदत्ता को याद करके राजा के नेत्र अश्रुपूरित हो जाते हैं, लेकिन पद्मावती द्वारा पूछने पर वे काश पुष्प का परागकण पड़ने का बहाना करते हैं। जब पद्मावती पूछती है कि क्या हुआ तो राजा बहाना करते हैं कि काश पुष्प का पराग अर्थात कण जो है मेरी आँख में पड़ गया है। आगे है, विदूषक राजा को लेकर मगधराज दर्शक के पास चले जाते हैं। मगधराज दर्शक के पास जो है विदूषक लेके चला जाता है राजा को। यहीं पे चौथा अंक समाप्त हो जाता है। पांचवा अंक शुरू होता है। प्रवेशक द्वारा पद्मावती के सिर में दर्द होने की सूचना मिलती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा, महारानी पद्मावती को शिरोवेदना किस अंक में हुआ था? तो 5वें अंक में शिरोवेदना। और एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, राजा स्वप्न में वासवदत्ता को किस अंक में देखे थे? तो ये भी 5वें अंक में। इसको आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। शिरोवेदना 5वें अंक में। उदयन पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह नामक भवन में जाते हैं, किंतु पद्मावती बिस्तर पर नहीं मिलती है। तो अगला प्रश्न बनेगा, राजा उदयन जो है पद्मावती को जब शिरोवेदना हो रहा था, सिर में दर्द हो रहा था, उसको देखने के लिए किस भवन में जाते हैं? तो समुद्र गृह नामक भवन रहता है। और यह तो बनेगा पद्मावती के भवन का क्या नाम रहता है जहाँ पद्मावती रहती है? तो समुद्र गृह नामक भवन रहता है। आप लोगों को बस याद रहना चाहिए, नहीं तो प्रश्न किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे देखिए लिखे भी हैं, स्वप्न की घटना 5म अंक में। तो पद्मावती का इंतजार करते हुए उदयन उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। पद्मावती को देखने गए थे, पद्मावती बिस्तर पर थी नहीं, तो राजा उदयन इंतजार करते हुए उसी बिस्तर पर सो जाते हैं। अब आगे कहानी बढ़ती है। तो पद्मावती के इच्छा अनुसार अवंतिका
वेशधारी वासवदत्ता भी समुद्र गृह में जाती है। अब जो वासवदत्ता वहाँ रह रही हैं वो अपना क्या है वो तो छुपाई थी उस समय। योगंधरायण जो है अपनी बहन बता के रखे थे, तो वहाँ उनको सब लोग अवंतिका नाम से जानते थे। तो यह भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा, वासवदत्ता पद्मावती के पास जब रहती थी तो उनका क्या नाम था, किस नाम से वहाँ रहती थी? तो अवंतिका नाम से वहाँ रहती थी। वासवदत्ता बिस्तर पर सोए हुए उदयन को पद्मावती समझकर बगल में ही लेट जाती हैं। तो जब वासवदत्ता वहाँ जाती हैं, देखती हैं बिस्तर पर सोया हुआ, तो सोचती हैं पद्मावती सोई हुई हैं और वहीं बगल में, पद्मावती के बगल में ही सो जाती हैं। उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को बुलाते हैं। इसी के कारण जो है स्वप्न वासवदत्तम इस नाटक का नाम पड़ा है। 5वें अंक में जो राजा उदयन स्वप्न में वासवदत्ता को देखते हैं, इसी कारण स्वप्न वासवदत्तम नाटक का नाम पड़ा है। इसको याद रखिएगा। तो प्रश्न बनेगा, स्वप्न में वासवदत्ता को राजा ने किस अंक में देखा था? तो 5वें अंक में। अब कहानी आगे बढ़ती है। तथा वासवदत्ता उदयन द्वारा देखे जाने के डर से उठकर भागती है, जिससे उदयन जाग जाते हैं। उदयन विदूषक को बताता है कि उसने वासवदत्ता को साक्षात देखा है, किंतु विदूषक द्वारा इसे भ्रांति बताकर इसका निराकरण किया जाता है। इसी घटना के कारण इस नाटक का नाम स्वप्न वासवदत्तम पड़ा है। इसके बाद सूचना मिलने पर उदयन अपने सेनापति रुम्णवान के साथ अरुणी से युद्ध के लिए निकल जाते हैं। यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न बनेगा कि राजा जो है अरुणी से युद्ध करने के लिए किस अंक में गए थे? तो 5वें अंक में। और राजा के सेनापति का क्या नाम था? तो रुम्णवान। क्या नाम था? रुम्णवान। तो यह स्वप्न वासवदत्तम का जो 5वां अंक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आप लोग 5वें पूरा न पढ़ पाइएगा तो 5वें अंक को 2-3 बार देख लीजिएगा अच्छे से, जिससे कि सारी घटनाएं आप लोगों को याद रहे कि कहाँ क्या हुआ था। क्योंकि पिछले जो बिहार स्टेट का हुआ था पेपर, इसमें केवल 5वें अंक से हमें लगता है 2 या 3 प्रश्न बने थे 5वें अंक से। एक शिरोवेदना वाला कि किस अंक में शिरोवेदना होती है, और एक प्रश्न बना था कि स्वप्न वासवदत्तम में कितने अंक हैं, और कोई प्रश्न बना था, मुझे याद नहीं है, लेकिन यहाँ से 2-3 प्रश्न बने थे। तो चलिए यहीं पे जो है 5वां अंक समाप्त हो जाता है। अब अंतिम 6ठा अंक शुरू होता है। उदयन को सूचना देने के लिए कंचुकी प्रतिहारी से कहता है कि उज्जैनी के राजा महासेन प्रद्योत के कंचुकी रभ्य, देखिए यहाँ पे दिया है उज्जैनी के महासेन प्रद्योत। उज्जैनी के पूछा जाएगा महासेन प्रद्योत कहाँ के राजा थे? तो उज्जैनी के राजा थे। और प्रद्योत कौन थे? तो वासवदत्ता के पिता थे। और कंचुकी रभ्य किसका मतलब कंचुकी था? ये रभ्य, तो महासेन प्रद्योत का कंचुकी रभ्य था। तथा वसुंधरा नाम की धाय जो माननीय अंगारवती द्वारा भेजी गई हैं, द्वार पर उपस्थित हैं और आपसे मिलना चाहती हैं। ये 6ठे अंक का ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए प्रद्योत, पहले प्रद्योत जानिए आप कौन थे, और रानी अंगारवती जो वासवदत्ता के पिताजी प्रद्योत थे, और वासवदत्ता की माता का नाम जो है अंगारवती था। और महासेन प्रद्योत का कंचुकी रभ्य है।
और पूछा जाएगा वासवदत्ता की धाय कौन थी। धाय का नाम तो वसुंधरा था। वासवदत्ता के धाय का नाम वसुंधरा था। और जो है धाय और कंचुकी रभ्य को किसने भेजा था? तो वासवदत्ता की माता जो अंगारवती थी उन्होंने भेजा था महाराजा उदयन से बात करने के लिए। ये पॉइंट अच्छे से पढ़िएगा आप लोग। प्रतिहारी बताता है कि यह महाराज उदयन से मिलने का उचित समय नहीं है, क्योंकि घोषवती वीणा की आवाज़ सुनकर महाराज अत्यंत दुखी हैं। प्रश्न बनेगा घोषवती वीणा किसकी थी? तो ये दो जगह दिया है। घोषवती वीणा एक जगह दिया है उदयन की थी और एक जगह वासवदत्ता की थी। तो जो ऑप्शन में आएगा, मतलब ये चाहे उदयन रहेगा चाहे वासवदत्ता रहेगा, तो आप लोग ऑप्शन सही करिएगा, घोषवती वीणा। दो जगह दिया है पॉइंट में, दोनों जगह जो है अलग अलग दिया है, एक जगह वासवदत्ता एक जगह उदयन। तो जैसा प्रश्न आएगा उसी हिसाब से आप लोग आंसर सही करिएगा। और हाँ, यहाँ एक प्रश्न और बनेगा, घोषवती वीणा की आवाज़ सुनकर राजा उदयन किस अंक में बहुत दुखी होते हैं? तो ये छठा अंक है। इसके बाद महाराज उदयन वीणा वादक से घोषवती वीणा के बारे में पूछते हैं, तो वीणा वादक घोषवती वीणा को नर्मदा के किनारे कुशों की झाड़ियों में पाया हुआ बताता है। तो प्रश्न बनेगा कि जो घोषवती वीणा मिली थी वो कहाँ मिली थी? तो नर्मदा नदी के किनारे कुशों की झाड़ी में मिली थी। किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद सूर्यामुख भवन से उतरते हुए महाराज उदयन से प्रतिहारी सूचना देता है और विस्कंभक समाप्त हो जाता है। यहाँ पर विस्कंभक जो है समाप्त हो जाता है। तो सूर्यामुख भवन, राजा उदयन के भवन का क्या नाम था? सूर्यामुख। बहुत इम्पॉर्टेंट है। महाराज उदयन के भवन का नाम पूछा जाएगा तो सूर्यामुख था। और महारानी पद्मावती के भवन के बारे में पूछा जाएगा तो समुद्रगृह नामक भवन था। दोनों याद रखिएगा, पद्मावती का समुद्रगृह और उदयन का सूर्यामुख। और एक प्रश्न और यहाँ से बनेगा कि विस्कंभक किस अंक में समाप्त होता है? तो छठे अंक में विस्कंभक समाप्त होता है। अगला पॉइंट है, घोषवती वीणा को पाकर उदयन अत्यंत क्षुब्ध हो जाते हैं क्योंकि वीणा वासवदत्ता का स्मरण कराती है। इससे पता चलता है कि वासवदत्ता वीणा को बजाती थी, जिससे जो है राजा को वासवदत्ता की वीणा की आवाज़ सुनकर वासवदत्ता की याद आती थी। राजा की आज्ञा से विदूषक घोषवती वीणा को मरम्मत करवाने जाता है। प्रतिहारी से सूचना पाकर राजा शंका करते हैं कि कहीं महासेन प्रद्योत मेरे पद्मावती के विवाह से क्रोधित तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री वासवदत्ता का अपहरण तो कर लिया था किंतु उसकी रक्षा नहीं कर सका। अब यहाँ पे जो है जब प्रतिहारी आके बताता है कि महाराज प्रद्योत ने जो है अपने रैभ्य को कंचुकी रैभ्य को और धाय को जो है भेजे हैं आपसे मिलने के लिए, तो महाराज उदयन अपने मन में शंका करते हैं कि कहीं महासेन जो महाराजा प्रद्योत हैं वो जब मैं पद्मावती से विवाह कर लिया हूँ इस समय, तो ये बात उनको पता चली है तो कहीं मुझसे गुस्सा तो नहीं है, क्योंकि मैंने उनकी पुत्री का अपहरण करके योगंधरायण में जो पूर्वार्ध भाग है उसमें दिया गया है कि मतलब महाराज उदयन जो है वासवदत्ता का अपहरण करके विवाह करते हैं। तो वही राजा सोचते हैं कि मैंने अपहरण करके विवाह तो कर लिया, लेकिन महारानी वासवदत्ता का जो है रक्षा नहीं कर सका। वो उस
लावाड़क नाम में ग्राम में जो आग लगी थी वहाँ जल के मर गई, तो जो है मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। इस बात से कहीं उनके पिता क्रोधित तो नहीं हैं, इसलिए मेरे पास संदेश भिजवाए हैं। तो राजा मन में संदेह करते हैं। आगे है, महाराज प्रद्योत का कंचुकी रभ्य कहता है कि उदयन द्वारा पुनः जीते गए वत्सराज में आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। रभ्य उदयन को अभिवादन करके उज्जैनी का समाचार सुनाता है। तो उज्जैनी के राजा कौन थे? महासेन प्रद्योत। महारानी अंगारवती का संदेश बताते हुए धात्री कहती है कि आपने पाणी ग्रहण के बिना ही वासोदत्ता से विवाह संपन्न कर लिया, इसलिए हम दोनों प्रद्योत और अंगारवती, मतलब दोनों लोग जो संदेश भिजवाए थे, प्रद्योत और अंगारवती दोनों लोगों का संदेश था, तो वे लोग कह रहे थे वही जो है धाय बताती है कि हम दोनों ने तुम्हारा और वासोदत्ता का चित्रपट पर बनवाकर उसी से विधि पूर्वक विवाह भी करा दिया है और यह चित्रफलक तुम्हारे पास भेजा जा रहा है। यह सुनकर उदयन कहते हैं कि अपराधी होने पर भी महाराज और माननीय का प्रेम मेरे प्रति कम नहीं हुआ। पद्मावती चित्रफलक को देखकर कहती है कि यह आर्या का चित्र तो अवंतिका से मिल रहा है। तो पद्मावती के पास तो अवंतिका के रूप में रानी वासोदत्ता तो रह ही रही थी। तो जब पद्मावती देखती है चित्रफलक को जो उनकी माता पिता ने बनवा के भेजा था, तो पद्मावती कहती है कि यह चित्र जो है हमारे पास जो अवंतिका रूप में रह रही हैं उनसे जो है चित्र मिल रहा है। उदयन अवंतिका को सामने बुलाना चाहते हैं, किंतु पद्मावती बताती हैं कि वह न्यास रूप में रखी गई हैं। न्यास अर्थात धरोहर रूप में रखी गई हैं, किसी ब्राह्मण की बहन है जो पर पुरुष के सामने नहीं आती हैं। प्रतिहारी सूचना देती है कि उज्जैनी के ब्राह्मण बाहर उपस्थित हैं, जिनकी बहन महारानी पद्मावती के धरोहर रूप में रखी गई हैं। उदयन आवाज से पहचान जाते हैं कि ब्राह्मण उनका मंत्री योगंधरायण है। जब योगंधरायण बाहर आके मतलब बोलता है तो महाराज उदयन अपने मंत्री की आवाज़ को पहचान जाते हैं कि यह तो ब्राह्मण रूप में मेरा मंत्री योगंधरायण है। इसके बाद धात्री अवंतिका वेशधारी वासोदत्ता को पहचान लेती है। धात्री अर्थात जो उनकी धायमा आई थी, वो जो है अवंतिका रूप में जो वासोदत्ता रह रही थी उनको देखती हैं और पहचान जाती हैं कि ये तो वासोदत्ता ही हैं। योगंधरायण वासोदत्ता को छिपाने जैसे कार्य के लिए महाराज उदयन से क्षमा मांगते हैं। योगंधरायण जो उनके मंत्री थे, वासोदत्ता जिंदा है इसको जो छुपाए थे, वो बताए थे कि उस गांव में मतलब जल के उनकी मृत्यु हो गई है, तो ये राजा से छिपाया गया था, तो उसके लिए जो है योगंधरायण राजा से माफ़ी मांगते हैं। अब उदयन कारण पूछते हैं, तब योगंधरायण बताते हैं कि ऐसा हो, यह सब भविष्यवाणी के अनुसार हुआ है। जो भविष्यवाणी हुई थी कि महारानी पद्मावती से आपका शादी होगी, तो तभी जो है आप राज्य को जो पुनः आपकी राज्य अरुणी ने जीत लिया है, उनके शत्रु ने, उसको आप वापस पा सकेंगे। इसलिए मैंने जो है एक समाचार आपसे छिपाया हुआ था कि ये जिंदा हैं वासोदत्ता। इसके बाद योगंधरायण वासोदत्ता का कुशल समाचार बताने के लिए रैभ्य और वसुंधरा को उसी समय उज्जैनी वापस भेजना चाहते हैं, किंतु राजा पद्मावती और वासोदत्ता के साथ उज्जैनी जाने का निश्चय करते हैं। कि राजा सोचते हैं कि मैं और पद्मावती वासोदत्ता के साथ जो है महाराजा प्रद्योत और महारानी अंगारवती का आशीर्वाद लूँगा। आगे यहीं पे जो है छठा अंक समाप्त हो जाता है।
आप लोग स्वप्न वासोदत्तम की पूरी कहानी सुन लिए हैं, तो इसमें जो है जो मेन पॉइंट है आप लोग अच्छे से याद करिएगा। इसके बाद है भरतवाक्य के साथ नाटक जो है समाप्त हो जाता है। अब यह स्वप्न वासोदत्तम का मंगलाचरण है। मंगलाचरण से भी प्रश्न उठेगा कि मंगलाचरण कैसा है। उदयन वेन्दु सवर्णा वासोदत्ता बलौ बलस्य त्वां पद्मावतीर्ण पूर्णौ वसंत कम्रौ भुजौ पाताम्। इसका अर्थ है मंगलाचरण का, उदय होते हुए नए चंद्रमा के सदृश वर्ण वाले मद्यपान से बल रहित अथवा अबला अपनी पत्नी को मद्य देने वाली लक्ष्मी के प्रकट होने से संपन्न वसंत जैसी सुंदर बलराम की भुजाएं आपकी रक्षा करें। तो इसमें पूछा जाएगा छंद कौन सा है, तो आर्या छंद है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और सबसे इम्पॉर्टेंट है अष्टपदा नांदी या पत्रावली नांदी का प्रयोग हुआ है। तो अब है प्रस्तुत मंगलाचरण में बलराम की स्तुति की गई है। पूछा जाएगा स्वप्न वासोदत्तम के मंगलाचरण में किसकी स्तुति की गई है, तो बलराम की स्तुति की गई है। उक्त पद्य में आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है और अष्टपदा नांदी है। प्रस्तुत मंगलाचरण में मुद्रा अलंकार है तथा श्लेष अलंकार है। दो अलंकारों का प्रयोग हुआ है, एक मुद्रा अलंकार, दूसरा श्लेष अलंकारों का प्रयोग किया गया है। श्लेष के माध्यम से भावी सूचना मिलने के कारण पत्रावली नांदी है। कौन सी नांदी है, पत्रावली नांदी। प्रस्तुत मंगलाचरण में आर्या छंद है। छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, आर्या छंद प्रयोग हुआ है। इस पद्य में पदों के विन्यास की चतुरता से नाटक के मुख्य पात्र उदयन, वासोदत्ता, पद्मावती और वसंतक की सूचना दी गई है। अब इसके बाद है भरत वाक्य। नाटक का जो है भरत वाक्य है, इमाम सागर पर्यन्तां हिमवद विंध्य कुंडलां महीम एकात पत्रांकं राजसिंहः प्रशास्तु नः, राजसिंहः प्रशास्तु नः। इसका अर्थ है हमारे राजसिंह राजाओं के प्रधान अर्थात महाराज उदयन समुद्र रूप सीमावली, हिमालय और विंध्य पर्वत रूप दो कुंडलों से युक्त और एक छत्र रूप चिन्ह से संयुक्त इस पृथ्वी का पालन करें। तो यह जो है स्वप्न वासोदत्तम के भरत वाक्य का अर्थ है। तो आज की क्लास यहीं तक रहेगी। अगले क्लास में पात्रों का चरित्र चित्रण और स्वप्न वासोदत्तम का जो है एक एक पॉइंट जो है उसको बताऊंगी, छोटे छोटे प्रश्न जो बनेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और प्रोत्साहन के लिए एक कमेंट ज़रूर करिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।